स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनूप शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में भी जो बचा हुआ पार्ट था, यानी थर्मल कंडक्शन का, आज हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आज बात करेंगे रेडियल हीट फ्लो। रेडियल हीट फ्लो यानी हीट एनर्जी रेडियली आउटवर्ड कैसे निकलेगी। तो रेडियल हीट फ्लो सिलेंड्रिकल बॉडी में होता है और स्फेरिकल बॉडी में। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी। यानी हमारे पास में एक दिख रहा होगा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की देखिए इनर रेडियस, अगर हम बात करें इसकी इनर रेडियस तो ये हो गई ए, और इस सिलेंडर की आउटर रेडियस की बात करें तो ये हो गई बी। तो यानी हमारे पास में एक सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस हो गई बी। यानी अब इसकी थिकनेस जो सिलेंडर की है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए कि हम इस सिलेंडर से स्टीम कैरी कर रहे हैं। अगर स्टीम कैरी कर रहे होंगे हम, तो स्टीम का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब स्टीम यहाँ से पास हो रही होगी और आप इस सिलेंडर की सरफेस को टच करेंगे तो आपको हॉट हॉट लगेगी, बहुत गर्म लगेगी। यानी इसका मतलब है कि जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी रेडियली सिलेंडर से निकल के ऐसे बाहर आ रही होगी। तो ये रेडियली जो सिलेंडर से निकल के बाहर आ रही होगी, ये किस रेट से बाहर आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल हीट फ्लो। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एक क्रॉस सेक्शन को। क्योंकि हीट आएगी तो ये मटेरियल है, इसी मटेरियल को क्रॉस करके बाहर निकलेगी। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हीट कैसे फ्लो करके आएगी। तो इसके लिए हम आपको इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, और वो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ये आ गया। यानी यहाँ इसकी जो इनर रेडियस है हम लोगों ने क्या बताई थी, ए। आउटर रेडियस हम लोगों ने क्या लिख रखी है, बी। अब इसके अंदर का टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर होगा, यानी लिख दिया T1, क्योंकि मान लीजिए स्टीम पास हो रही है। अब सरफेस का टेम्परेचर कम होगा तो हमने क्या लिख दिया इसको, T2। अब यहाँ से हीट फ्लो करके आ रही होगी, तो हीट फ्लो करके आ रही होगी तो हम लोग इसके अंदर, यानी इसके अंदर हमने एक एलिमेंट बना लिया जिसकी रेडियस है x। ये रेडियस हो गई इसकी x, और इसकी जो थिकनेस है वो हो गई dx। तो इसकी ये जो थिकनेस आपको दिख रही है, ये थिकनेस हो गई dx। अब थिकनेस हो गई dx इसकी, तो फिर यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, T, और यहाँ पे क्या होगा, T माइनस dt। यानी इस dx थिकनेस के क्रॉस हम टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा फिर, माइनस dt अपॉन dx। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया माइनस dt अपॉन dx। अब अगर हम रेट ऑफ फ्लो की बात करें क्या होगा, यानी dq अपॉन dt। तो dq अपॉन dt होना चाहिए k a, और ये हो गया माइनस dt अपॉन dx। एरिया की अगर बात करें तो इसकी जो इनर एरिया होगी, इनर सरफेस एरिया, वो इनर सरफेस एरिया होना चाहिए के 4 पाई, सॉरी सिलेंडर है 2 पाई XL होगी। तो इसकी सरफेस एरिया हो गई 2 पाई XL, और ये हो गया माइनस dt अपॉन dx। तो यहाँ पे अगर हम लिखें h dx अपॉन में ये हो गया x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई के एल माइनस, और ये रहा भाई dt। अब इनको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो x यानी इनर रेडियस कितनी है इसकी a, आउटर रेडियस कितनी हो गई b, और इनर टेम्परेचर क्या हो गया T1, आउटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट कर लें, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो हमारा अपना रिजल्ट आ जाएगा। यानी हमने लिखा है यहाँ पे h, और dx अपॉन x को इंटीग्रेट कर डाला हमने इनर रेडियस a से आउटर रेडियस b,
और ये रहा माइनस का 2π/K/L dt, और dt को इंटीग्रेट कर दिया हमने t1 से t2, तो ये हो गया भाई h dx/x को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा ln b/a, ये हो जाएगा 2π/K/L और इधर हो गया भाई t1 माइनस t2, तो h इज इक्वल हो गया भाई 2π/K/L t1 माइनस t2 अपॉन ln b/a। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, तो यहां से मिल गया हमको रेट ऑफ फ्लो। अब अगर यहीं पे इस रेट ऑफ फ्लो से हमको अगर इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई ln b/a अपॉन में हो गया 2π/K/L। तो इस तरीके से हम इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर पहले से ही हमको पता होता कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस इतना होगा, तो हम हीट करंट निकाल लेते हैं आराम से, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये अगर समझ में आ गई है, तो दूसरी बॉडी क्या होती है भाई, स्फेरिकल बॉडी। वहां पर भी अगर स्फीयर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट एनर्जी रेडियली निकल के सरफेस पे आएगी, या सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट एनर्जी रेडियली इंटर्ड होके स्फीयर के सेंटर तक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी में यहाँ पे देखिए ये लिखा है स्फेरिकल बॉडी, यानी ये स्फीयर हो गया, और इस स्फीयर की भी इनर रेडियस हो गई a, इनर रेडियस इसकी भी हो गई a, और आउटर रेडियस हमने लिख दिया इसकी b। अब वही काम यहाँ पर भी करेंगे, यानी इसमें एक x रेडियस का एक शेल बनाएंगे, तो उसकी रेडियस हमने कितनी रखी x, और इस x रेडियस की जो यहाँ पे हमने शेल बनाई, इस शेल की थिकनेस हमने ले लिया dx। तो जब इस सेल की थिकनेस हो जाएगी dx, तो इस सेल के क्रॉस टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें मिल जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो जाएगा -dt/dx। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए T, तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा T माइनस dt, और टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो गया -dt/dx। इतना काम कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है Ka और टेम्परेचर ग्रेडियंट, और dQ/dt क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी यानी H, तो इसको हमने लिख दिया H। K हो गया भाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब इस सेल की अगर हम सरफेस एरिया लिखते हैं, इनर सरफेस एरिया, तो ये होना चाहिए 4πx², और टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया -dt/dx। अब यहां से अगर हम लिखते हैं h dx/x², तो ये हो गया 4πk, और ये रहा भाई dt। नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन भी लगा लिया, और इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे इनर रेडियस a, और वहां टेम्परेचर हमने क्या मान लिया T1, यानी अंदर का टेम्परेचर हमने T1 कह लिया, तो सरफेस का टेम्परेचर क्या हो गया T2, एंड T1 इज द हायर टेम्परेचर और T2 हो गया लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ जो हीट एनर्जी फ्लो करके आएगी वो रेडियली आउटवर्ड निकल के सरफेस पे आ रही होगी। अब इस तरीके से अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं T1 से T2, तो ये हो गया भाई h dx/x² को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/x, और यहाँ पे अगर हम आगे लिखें तो ये हो गया 4πk और T1 माइनस T2। अब यहाँ लिमिट लिख देते हैं इसकी a से b, तो ये हो गया h
1/a minus 1/b is equal to 4 pi k T1 minus T2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर लिया। अब ये रेट ऑफ फ्लो हमको चाहिए h, तो ये h यहाँ से मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में 4 पाई ए बी के अपॉन में हो गया भाई b माइनस ए और ये रहा T1 माइनस T2। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो। अब अगर हमें चाहिए इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा T1 माइनस T2 अपॉन H। तो T1 माइनस T2 अपॉन H हो गया B माइनस A अपॉन 4 पाई ए बी इंटू के, और ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। यानी अगर यहाँ पर भी हमें थर्मल रेजिस्टेंस पहले से मालूम हो तो रेट ऑफ फ्लो निकालना बड़ा आसान हो गया। यानी फिर हम लिखते टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता रेट ऑफ फ्लो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें रेडियस कैसे हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और किस तरीके से हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करें। अब यहाँ अगर ये स्फीयर थोड़ा और आगे चलते हैं डिटेल में, अगर ये स्फीयर हमारा दो डिफरेंट मटेरियल से बना होता, तो दो डिफरेंट मटेरियल से बना होता फिर हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना होता। तो अब हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस लिखने का हमें तरीका पता चल गया कि कैसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो चलिए इसी में आपको दिखाते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में स्फीयर है, बट स्फीयर में जो मटेरियल है इस बार डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो गए, यानी दो मटेरियल हो गए। अब अगर हम कहें कि ये इनर रेडियस इसकी हो गई ए, इधर रेडियस हो गई बी और ये रेडियस हो गई सी। यहाँ इनर पे टेम्परेचर हो गया T1 और यहाँ टेम्परेचर हो गया T2। इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K1 और ये जो मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्फीयर का रेजिस्टेंस लिखते हैं R1, तो R1 हो जाता है यहाँ B माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी K1। फिर दूसरे रेजिस्टेंस का, यानी ये जो पार्ट दिख रहा है इसका रेजिस्टेंस लिखते, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए था C माइनस बी अपॉन 4 पाई बी सी और ये हो गया K2। अब ये दोनों ही रेजिस्टेंस, क्योंकि हीट एनर्जी जो अंदर से आ रही होगी वो पहले इस मटेरियल को क्रॉस करेगी, देन इस मटेरियल को क्रॉस करेगी, तो इन दोनों मटेरियल को क्रॉस कर रही है, यानी सेम हीट फ्लो कर रही है। तो हम कहेंगे ये दोनों हो गए सीरीज में। अब सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे जो हो जाएगा R1 प्लस R2, और हीट करंट हमें चाहिए तो लिख देंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी यहाँ जो हीट करंट होगा H वो हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। और अच्छा लिखे तो T1 माइनस T2 अपॉन R1 की वैल्यू हो गई B माइनस A अपॉन 4 पाई ए बी के प्लस B माइनस C अपॉन 4 पाई बी सी K2। तो इस तरीके से ये मिल गया हमको रेट ऑफ फ्लो। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गए होंगे। 2, 3, 4 कितने भी हो इस तरीके से अरेंज करेंगे रेडियल हीट फ्लो में, और हर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, देन सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ। तो आगे जैसे ही हम लोग आगे, हमें एक मिल गई ऐसी बॉडी। अब इस बॉडी का हमें कैलकुलेट करना है थर्मल रेजिस्टेंस और हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे जो बॉडी हमें दिख रही है उसके दोनों एंड्स हैं तो सर्कुलर, बट दोनों एंड्स की जो रेडियस है वो डिफरेंट है। यानी इधर जो रेडियस दिख रही है वो छोटी रेडियस है ए, और यहाँ जो रेडियस दिख रही है वो बड़ी है रेडियस, और कितनी बड़ी हो गई तो हम लोग कहेंगे बी हो गई।
अब दी हो गई, इसकी हम रेजिस्टेंस की बात करें या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी की बात करें तो इस सिलेंडर की लेंथ भी है एल। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई के। लेकिन अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसका रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हमने इसको ऐसे इंक्रीज किया और इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब ऐसे ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ से x डिस्टेंस के बाद फिर हमने यहाँ पे dx ले लिया, तो इसकी थिकनेस क्या हो गई भाई dx, और इस पार्ट की अगर हम कहें रेडियस है भाई r, तो ये रेडियस हो गई r। ये एंगल हो गया थीटा, और ये थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ अगर हम लिखे tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, r अपॉन x हो जाएगा। यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा होगा। अब देखिए r तो इस पार्ट की रेडियस है, यहाँ रेडियस a है, यहाँ जाते जाते रेडियस b हो गई यानी हर पार्ट की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ x भी वेरी करेगा, इधर जाएंगे तो x भी वेरी करेगा, यानी x भी वेरी कर रहा है, r भी वेरी कर रहा है, बट tan थीटा में थीटा क्या है, कांस्टेंट। तो ये dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर dx, और ये हो गया tan थीटा। तो यहां से अगर हम लिखें dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी dr अपॉन tan थीटा। तो ये हो गया dr, यानी dr क्या है, चेंज इन रेडियस। अब हम लोग यहाँ पे अगर इतने से पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस लिखें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन के ए। रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ए। तो हम लिखते हैं भाई डी आर इज इक्वल टू एल की जगह पे हमने लिखा dx, थर्मल कंडक्टिविटी k हो गई, और एरिया हो जानी चाहिए पाई आर स्क्वायर तो रेडियस हो गई यहाँ पे स्मॉल आर है, तो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। अब इस dx को अगर हम रिप्लेस करें इस टर्म से, तो ये हो जाना चाहिए भाई डी आर अपॉन के हो गया, पाई हो गया, और इधर हो गया भाई आर स्क्वायर, और फिर में लिख देते tan थीटा। तो यहाँ इस पूरे कैलकुलेशन में के, पाई और tan थीटा ये तो कांस्टेंट है, रेडियस इसकी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो हम रेडियस को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो गया था डी आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा के, और पाई को किया किनारे, फिर डी आर अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लिया रेडियस ए से रेडियस बी तक। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमें मिल गया 1 अपॉन tan थीटा, के भी हो गया और पाई हो गया, यहाँ इंटीग्रेट करते होता -1/r। अब रेडियस है इसकी, ए से बी इंटीग्रेट करते, तो ये रेजिस्टेंस मिल गया हमको 1 अपॉन tan थीटा पाई के, और इधर हो गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब इसको और अच्छे से अगर सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी, पाई तो लिख चुके हैं, हो गया के। और ये रहा tan थीटा, यानी सब कुछ तो सही रहा। tan थीटा में थीटा की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं है, अगर गिवन होती या मालूम होती तो हम वहां पे लिख लेते। अब नहीं मालूम है, इसलिए हमको इस फिगर में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं थीटा की। तो थीटा यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए फिर तो देखिए बात रही एंगल की तो अब थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर ले, तो ये एंगल कितना हो गया भाई थीटा। अब ये थीटा है, इतनी डिस्टेंस क्या होगी ए,
तो ये इतनी बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b माइनस ए। अब ये b माइनस ए हो गई तो यहाँ हम टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगी b माइनस ए अपॉन एल। अब अभी अभी हमने रेजिस्टेंस लिखा था, रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिखा था b माइनस ए अपॉन पाई ए बी के, और लिख रखा था हम लोगों ने टेन थीटा। अब टेन थीटा की अगर हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे तो हो गया b माइनस ए अपॉन पाई ए बी के हो गया, और फिर हो गया b माइनस ए अपॉन एल। तो यहाँ से b माइनस ए भी कैंसिल होगा, तो ये मिल गया l अपॉन पाई ए बी और के। तो ये हो गया भाई इसका थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस में मिल गया तो हीट कितनी होगी, लिखते टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए बड़े आसानी से हमें मिल गया रेट ऑफ फ्लो, जो हो गया T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस यानी L अपॉन पाई ए बी। तो इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं भाई, जो हो जाएगा L अपॉन पाई ए बी की, और ये रहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, यानी इस बॉडी से कितना हीट फ्लो कर गया। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसका एक और पार्ट छोटा सा बचा हुआ है, वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रीजिंग ऑफ लेक, फ्रीजिंग ऑफ लेक पॉन्ड, यानी नदी तालाब का जो पानी ठंडी के टाइम में फ्रीज हो जाता है, आइस फॉर्म होती है, तो क्यों होती है और कैसे होती है। तो वहां पे होता ये है कि पानी जब तक हमारा वाटर पूरा का पूरा वाटर फ्रीज नहीं हो जाएगा, एक एक बूंद जब तक फ्रीज नहीं हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसमें जो आइस बनी है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो पानी बचा हुआ है रिमेनिंग वाटर है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये भी एक कंडक्शन प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया आपसे कि ये पानी भरा हुआ है, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ दिख रहा होगा आपको, और ठंडे के टाइम में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यानी अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चला गया माइनस में, हमने क्या लिख दिया माइनस थीटा, थीटा से हमने क्या टेम्परेचर को डिनोट किया हुआ है, तो माइनस थीटा हो गया। अब ये जो वाटर हमें दिख रहा है, ये इस वाटर का टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो 0 इज ग्रेटर देन माइनस थीटा, तो हीट फ्लो करेगी यहाँ पे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी इस वाटर से हीट निकल करके बाहर जाएगी। तो ये मान लीजिए इसके ऊपर एक लेयर आइस की फॉर्म हो गई जिसकी थिकनेस है x, तो इसका भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री। यहाँ जो वाटर दिख रहा है इसका भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री, और माइनस का टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया माइनस में। तो अब पहली जो लेयर फॉर्म हुई पानी के ऊपर, इसकी थिकनेस हमने क्या लिख दी x, और जो x लेयर की आइस बन चुकी है उसका भी टेम्परेचर 0 है, और उससे नीचे जो हमको वाटर दिख रहा है यहाँ पे ये वाटर, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री होगा। अब अगर फर्दर यहाँ पे आइस और फॉर्म होती है, और फॉर्म होती है आइस, मान लीजिए एक लेयर और फॉर्म हो गई, कितनी लेयर फॉर्म होगी थिकनेस dx। तो अब जब dx लेंथ ये यहाँ पे आइस फॉर्म होगी तो ये कुछ हीट एनर्जी रिलीज करेगी, और कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगी, तो हम इसको लिखेंगे dm इंटू एल। dm क्या हो गया मास, और एल हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि जब फेज चेंज होता है यानी लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है या आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो उस समय सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रिलीज करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग फॉर्मिंग ऑफ आइस टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वाटर रिलीज हीट एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
और हम क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी एम इंटू एल। डी एम हो गया मास ऑफ वाटर और एल हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हो गया एरिया, यानी एरिया हो गई, dx हो गई थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस क्या हो गया वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी यानी पानी की डेंसिटी हो गई रो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, और ये रहा लेटेंट, यानी इतनी हीट एनर्जी टोटल वाटर यहाँ से रिलीज करेगा। अब इतनी हीट एनर्जी वाटर यहाँ रिलीज करेगा तो ये हीट एनर्जी बाय कंडक्शन प्रोसेस निकल के बाहर आएगी, और इसके बाहर आने का जो रेट है डी क्यू अपॉन डी टी वो होना चाहिए के क्या हो गया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। वेरी पुअर, बट लिखना तो पड़ेगा, होती है के। तो के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ए यानी एरिया ऑफ सरफेस एरिया हो गया ए, फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होगा जीरो माइनस माइनस थीटा करेंगे, तो ये हो गया के ए थीटा अपॉन में क्या लिखते एक्स, तो के ए थीटा अपॉन एक्स, ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से इस रेट से हीट ये बाहर निकल के आ रही है। अब यहीं से अगर हम डी क्यू कैलकुलेट करें तो डी क्यू यहाँ पे फिर हो जाना चाहिए था के ए थीटा, और के ए थीटा हो गया अपॉन एक्स, और ये हो गया डी टी। तो इतनी हीट एनर्जी डी टी टाइम पे ये बाहर निकल करके आई, और ये हीट एनर्जी जो बाहर आई हुई है ये निकले कहां से, जो इस वाटर ने रिलीज किया। मतलब ये हीट एनर्जी डी क्यू और ये डी क्यू दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें यहाँ पे कि ए रो एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे के ए थीटा डी टी अपॉन एक्स होगा। यहां से अगर हम डी टी कैलकुलेट करें कितना होगा, देखिए एरिया एरिया तो कैंसिल हो गई, तो ये मिल गया हमको डी टी इज इक्वल टू रो एल अपॉन के थीटा, थीटा क्या है टेम्परेचर है, और ये हो गया एक्स डी एक्स। अब इन्हें अगर हम इंटीग्रेट कर लें कि जीरो टाइम पे x1 लेंथ फॉर्म हो चुकी थी, तो t टाइम पे कितनी फॉर्म होगी, हमने कह दिया x2, तो यहां से हमें मिल गया टाइम जो हो गया रो एल अपॉन 2k थीटा, और ये रहा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी x1 से x2 थिकनेस तक आइस फॉर्म होने में इतना टाइम लगेगा। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, और थीटा थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। और देखते हैं इसी को, तो यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने टाइम लिखा t इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2k थीटा देन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब हम कहें कि x1 मान लीजिए पहले 0 थी, तो x2 को हम लोग क्या कहेंगे, x कहेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा फिर रो एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2k थीटा, यानी 0 से x लेंथ फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, रोयल एक्स स्क्वायर अपॉन 2k थीटा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात समझ गए तो थोड़ा सा और डिस्कशन, यानी अगर हम कहें कि x1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो टाइम कितना लगा फिर t1 क्या होना चाहिए, रो एल अपॉन 2k थीटा, और यहाँ पे लिखते तो होता 4 माइनस 1, यानी t1 हमको कितना मिल गया भाई, 3 रो एल अपॉन 2k थीटा। यहाँ पे अगर हम x को कह ले 0, यानी 0 से x, और x की जगह पे लिखे 1 सेंटीमीटर, तो कितना टाइम लग गया भाई, रो एल अपॉन 2k थीटा। देखिए भाई पहला 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में कितना टाइम लगा,
रो एल अपॉन 2k थीटा। अगले 1 सेंटीमीटर को यानी एक से दूसरे सेंटीमीटर तक फ्रीज होने में कितना टाइम लगा, 3 रो एल अपॉन 2k थीटा। और यहीं पे अगर हम और एक टाइम चेक करें कि भाई अब x1 2 सेंटीमीटर हो गया, x2 यानी अगला और 1 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो रो एल अपॉन 2k थीटा। अब देखिए x2 का स्क्वायर तो होगा 9, x1 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया 5 रो एल अपॉन 2k थीटा। यानी पहले 1 सेंटीमीटर में अगर 1 घंटा लगेगा तो अगले 1 सेंटीमीटर में फिर 3 घंटे लगेगा और अगले 1 सेंटीमीटर में फिर 5 घंटे लगेगा। इसका मतलब है और अगले 1 सेंटीमीटर में 7 आवर्स का टाइम हो जाएगा। यानी ये जो टाइम है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इस तरीके से लेक के पूरे वाटर को फ्रीज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। यानी कभी भी पूरा का पूरा लेक आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अपने न्यूमेरिकल कीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और वो होगा थर्मल रेडिएशन। तब तक के लिए नमस्कार।